इजलास की शुरुआत ऑफिशियली हो चुकी है और बराह रास्त आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। मुबारक गुल प्रोटेम स्पीकर इस वक्त इजलास से खिताब कर रहे हैं। मेरा जो कानून के रूप से मेरा फर्ज बन रहा था, मैंने ईमानदारी के साथ वो अंजाम दिया। अब नई शुरुआत हो रही है, इसमें ऑनरेबल स्पीकर का इंतखाब होगा और मुझे यही दुआ है अल्लाह ताला से, ईश्वर से, कि इस हाउस का जो तकद्दुस है वो हमेशा बहाल रहे और यहाँ हमेशा लोगों की आवाज सुनी जाए, जो रियासत की आन और शान और बान को बहाल करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। Now I will come to my agenda. Now Janabi Jahid Ahmad Dar Sahab, Honorable Minister, he will move the motion. Sir, I rise to move that Mr. Abdullah, a member of this House, be chosen as the Speaker of Jammu and Kashmir Legislative Assembly. Move second, Janab Arjun Singh Raju will second it. Sir, I second the motion. Okay. तहरीक की गई कि बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। You want to speak anybody? Any member? No. अब सवाल है, ये है कि ऑनरेबल मेंबर जो तहरीक के हक में है वो हाँ कहे, जो खिलाफ है ना कहे। कोई ना के है नहीं, सारे हाँ के खिलाफ है, हाँ के हक में है। तहरीक मंजूर हुई। एडवोकेट उमर साहब अनुसार असेंबली के शायद फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से राजा साहब को मुबारक पेश करता हूँ और इसकी नई यूनिट के लिए और मेरी शुभकामनाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन टू कम। बड़ी खबर श्रीनगर से अब्दुल रहीम राथर के हक में है। वो तहरीक जो काबीना के वजीर और शुमाली कश्मीर से रुकने असेंबली जावेद अहमद की जानिब से पेश की गई थी, वो बइत्तफाक राय मंजूर कर ली गई है। उनके हक में, उनके समर्थन में तमाम लोगों की तरफ से हाँ कही गई है और अब ये प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल जो बाज़ाब्ता तौर पर अब्दुल रहीम राथर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ते हुए जो मुस्तकिल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली के बनाए गए हैं और नंबर गेम पहले से उनके हक में थी, ये जिम्मेदारी ऑफिशियली अब्दुल रहीम राथर ने संभाल ली है और मुबारकबाद प्रोटेम स्पीकर ने दी, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने दी, मार्शल उनके साथ, और इसके अलावा आपको जावेद डार साहब और बाकी तमाम लोग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। स्पीकर बनने के बाद पहला खिताब अब्दुल रहीम राथर का असेंबली से होने जा रहा है, चंद मिनट में बोलेंगे। दूसरी तरफ तमाम तैयारियां अराकीन की जानिब से की गई हैं। थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब भी असेंबली से होना है। बइत्तफाक राय अब्दुल रहीम राथर यूनियन टेरिटरी के पहले स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, मसनद पर बैठ चुके हैं और कुछ देर बाद वो अपना पहला खिताब करेंगे। अब्दुल रहीम राथर साल 2002 से 2008 तक जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। गुलाम नबी आज़ाद या मरहूम मुफ्ती सईद साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी उन्होंने, आप सब जानते हैं, उस वक्त भी उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब शुरू हो गया। पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस हाउस में
इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। का आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप इतनी बार मेंबर हैं, अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख ओमर अब्दुल्ला से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या अपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर की खिदमत की है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं, आप रह के अपोजिशन में रह के आपने हाउस की शान बढ़ाई। अब आप इस हाउस के बन गए हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रक्षा करेंगे। हमारी तो है, हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन की तरफ से अगर मैं आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नजर ट्रेजरी के बेंच से होगी, हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंच से आपकी सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिसकी पार्टी से जुड़े आए हैं, से जुड़े आए हैं, जिसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ के आए हैं, लोगों को हमें भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज बुलंद हो और जो है हल हो। ये उम्मीद करते हुए कि हम सबके तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके का आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक करता हूं। एक तवील मुद्दत के बाद 2013-14 के बाद ये पहला उनका यूनियन टेरिटरी की असेंबली से खिताब था और ये बराह रास्त मनाजिर आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा से असेंबली से देख रहे हो और सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे पहले खिताब कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंच की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहां पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखी हैं और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी सेकेंड टर्म में है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ उनकी राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन की कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सबको रोज जम्मू कश्मीर की जनता वास करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों में विश्लेषण होता है, चौक चौराहों। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है, रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है, तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस होकर आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
इजलास की कार्रवाई जब शुरू हुई है ऑफिशियली तो खिताब कर रहे थे और मुबारकबाद भी दी गई है स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को। इससे पहले वज़ीर आला की जानिब से दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जब मसनद पर बैठे दोबारा जिम्मेदारी संभाली, एक वसी तजुर्बे की बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोबारा से यकीन जो है या एतमाद जाहिर किया अब्दुल रहीम राथर पर, जिनका एक वसी 50 साल से जायद का एक अरसा जो जम्मू कश्मीर की सियासत में उन्होंने गुजारा, उससे फ़ायदा उठाया। और दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीर असेंबली अराकीन जो उनके दाएं बाएं बैठे थे और प्रोटेम स्पीकर आपको नजर आ रहे होंगे मुबारक गुल, जो जिनने तकरीबन 10 से 12 दिनों तक जिम्मेदारी संभाली। अब तक जितनी तैयारियां चल रही थी, अली मोहम्मद सागर उनके बाएं और सतीश शर्मा काबीना के वजीर उनके साथ बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग बारी बारी से डिसिप्लिन के साथ, खुशउस्लूबी के साथ इस हाउस को चलाएं, सबकी तरफ से ताउन का यकीन दिलाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जहां पर मुबारकबाद देते हुए ये कहा कि एक तवील मुद्दत के बाद इस हाउस पर आज जो उम्मीदें अवाम की हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, उसका ख्याल रखते हुए, जज्बात और एहसासात की कद्र करते हुए, बगैर किसी इनडिसिप्लिन के तमाम लोग अपनी अपनी बात रखें और उसको संजीदगी से सुना जाए, उस पर गौर व खौज किया जाए। ये उनकी हुकूमत की कोशिश है। दूसरी तरफ यही तवक्कुआत, यही एक्सपेक्टेशंस सुनील शर्मा या बीजेपी के ग्रुप की तरफ से भी की जा रही हैं, क्योंकि 28 अराकीन जो बीजेपी के हैं जम्मू सूबे से, जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, एक आप कह सकते हैं बड़ा दबाव इन पर एक तरह से होगा तमाम असेंबली अराकीन पर। एक जो वो खला था जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के दौरान अवाम और इंतज़ामिया के बीच पड़ा, उस गैप को, उस खला को पुर करने में क्या मुकम्मल तौर पर ताउन और या फिर कामयाबी इन अराकीन को जो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे इनको मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बेहतर होने की भी उम्मीद की जा सकती है। मगर आप आखिरी बार देखेंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो मार्च और अप्रैल का महीना था, उससे पहले एक इजलास जो कि जन और फेब में हुआ साल 2018 में, उस वक्त, और जून आते आते भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से उस वक्त हिमायत वापस ले ली थी। तो वो इजलास जो आखिरी इजलास असेंबली का साबित हुआ था जम्मू सूबे के अंदर, और अचानक से जब गर्मियों में हम दाखिल हुए तो हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर टूट गई थी। उसके बाद ये रियासत जी मीर इस वक्त इजलास से खिताब कर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनूबी कश्मीर से रुकने असेंबली हैं। अवामी जज्बात, अवामी एहसासात हम सब लोगों के दिलों में जो है, जो आने वाले दिनों में जब जब मौका मिलेगा तो आपके सामने रखी जाएगी। हम तो दुआ भी करेंगे और चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके तो एक पूरे रियासत के कैपेसिटी में आप हमारी रहबरी करें, वरना अभी हमारे बीच में जो कुछ अप्स डाउन्स है, जिस तरह से लोग हम पर एतमाद करके भेजे हैं और जो रोल असेंबली का है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने रखी यहाँ पर बात, ये 10 साल के बाद में जो ये हाउस आज फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रूटीन वे में अगर 5-5 साल के बाद में चुनाव हुआ होता तो शायद इतने प्रेशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं होते, सरकार पर नहीं होते, इस हाउस पर नहीं होते। मगर चूंकि लॉन्ग गैप के बाद ये हाउस फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए इस हाउस को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए ट्रेजरी और अपोजिशन और दूसरे इंडिविजुअल्स की बात आगे रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर आपसे बेहतर समझने वाला, आपसे बेहतर टैकल करने वाला, आपसे बेहतर गाइड करने वाला शायद ही हमारे बीच में इस वक्त कोई और हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर एक बार अपने पूरे साथियों की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करें कि ये छोटा सेशन है, आगे जब भी आप मुनासिब समझे तो लंबा सेशन जिसमें हम सब लोग अपने अपने एरियाज की बात रखेंगे, तो उसका हमें आप पूरा मौका देंगे। और साथ में जमाने ने तरक्की की और 10 साल पहले हम कागज का पर्चा लेकर आते थे, सवाल पूछते थे, सवाल मिलता था। हो सकता है 10 साल में साइंस टेक्नोलॉजी ने कुछ तरक्की की हो और नए दौर का आगाज यहाँ पर होगा, नए नंबर्स भी आए हैं, इवन इफ पुराने भी अगर होंगे तो प्रोसीजर नए होंगे। उसके लिए भी इस सेशन के बाद आप जब मुनासिब समझे एक अच्छा खासा वर्कशॉप
नए प्रोसीजर्स को लेकर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। हम चाहते हैं कि आदमी कितना भी लंबे उम्र का हो, कितना भी तजुर्बेकार हो, वक्त के साथ साथ बदलाव आता है। तो ऐसे में 2-3 दिन का कोई वर्कशॉप नए पुराने सारे साथियों के लिए इस हाउस को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम ऐसा उम्मीद आपसे रख रहे हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूं। के सरकर्दा रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इजहार तशक्कुर भी उन तमाम लोगों का जो अवाम के मफाद की बात कर रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुलगाम से एक बार फिर रुकन असेंबली बने, खिताब असेंबली से कर रहे हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से, मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे, तो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहां खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं। और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफर जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में कि ये चिराग कभी न बुझे, ये चिराग और ज्यादा रोशनी दे हमारे समाज को, हमारे माशरे को। बहरहाल सियासत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देयर बी नो डिस्प्यूट ऑन दिस इशू कि यही आवाज है, यही फोरम है जो हमारे पूरे आवाम की रहनुमाई करने का मजाज है। साथी इधर बैठे या इधर बैठे, फिर जमहूरियत का तकाजे के मुताबिक कौन कहां बैठे वो भी तय करते हैं हमारे आवाम ही, उसे भी हमें लबैक करना होगा। और मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज कर लूंगा अपने साथियों से, इख्तिलाफात अपनी सही, बहस के लिए, डिबेट के लिए और सच्चाई तक पहुंचने के लिए डिबेट ही रास्ता है। लेकिन डिबेट में कुछ एरियाज हैं जहां एग्रीमेंट्स भी उभरते हैं। महज सियासी अगराज या सियासी वो छोटे छोटे मसाइल को लेकर, बंदिशों को लेकर हम वो न भूले कि हमारे आवाम ये चाहते हैं कि इस हाउस में कुछ रास्ता तय हो, कुछ रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम आगे बढ़े। इख्तिलाफात अपनी जगह, मैंडेट सिर्फ ये नहीं मिला है कि हम आपस में कशमकश करें, मैंडेट ये मिला है कि गुत्थियों को हम सुलझाए भी। और मेरा मानना है कि आज जम्मू कश्मीर एक बंवर में फंसा है, पेचीदगियों के बंवर में, और कैसे हम निकल आए इस बंवर से, जहां उमर साहब की क़यादत में सरकार की जिम्मेदारी है, वहां अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस गुत्थी को सुलझाने में एक दूसरे के मशवरे की का व्यापार रख लें और अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, सुलह मशवरा होगा, उसको पेश कर लें। इस उम्मीद के साथ कि ये सफर आगे बढ़ेगा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कश्मीर के गुलगाम जिले से रुकने असेंबली साल 1996, 2002, 2008 और 2014 में 4 मरतबा मुसलसल जीत कर आए और ये 5वीं टर्म उनको है साउथ कश्मीर से मिली है। सजाद गनी लोन असेंबली से खिताब कर रहे हैं, हंदवारा से रुकने असेंबली हैं। इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम साउथ में बैठे थे तो इससे आज ही मरकज की तरफ से सब लिया गया है। इस असेंबली में कोई चीज नहीं है, इनकी पार्टी से लिया गया है।
आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स, व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑल द मेंबर्स, इट्स अ हाउस। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें तो शायद जिनने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है आप अनबायस्ड होंगे, लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हमने पिछले एक महीने में देखा, ये जो हमारे यंग मंत्री लोग हैं, ये पार्टी चलाने लगे, गवर्नमेंट नहीं। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस, आपका मशवरा इनको होना चाहिए कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है। बंदा एक वोट से जीते 1 लाख से, नया रिप्रेजेंटेटिव होता है। 780 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हारा। अगर मंत्री जी को अपने दौरे पर सब 780 को लेना है तो ठीक है, लेकिन एक तरह की डेमोक्रेसी है कि एमएलए साहब घर में बैठे और कोई और साहब पार्टी वाले जो है वो साहब। लेट अस नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस हाउस। The power to achieving statehood is showing respect to this house and the members of this house, and why not disrespecting? हमारे टीचर साहब हंस रहे हैं, सर शालू से भी कुछ नहीं होगा, जो होगा इधर ही होगा। Show respect to each other and we will achieve something. Otherwise कुछ नहीं होगा। And सर बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. जनाब सैयदुर रहमान हंदवाड़ा से असेंबली कुपवाड़ा सीट से इस बार हारे, हंदवाड़ा से जीते और ये दूसरा मौका था। 2014 के बाद जिम्मेदारी संभाली। इसने यहाँ पे कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the Union of India, with the government of India, with the state center relationships। यह हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, एक बार फिर आपको लिखित पीडीपी की तरफ से, अपने एमएलए साहब की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि क्योंकि बिजनेस हाउस का आपने सेट किया है और मेरी अगर एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution and I will read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act, and calls for complete rescinding. Further, the house resolves to suffrage for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पार्टी के तमाम अराकीन जो इस वक्त असेंबली में खड़े हैं और उनकी जानिब से जबरदस्त हंगामा और शोर शराबा शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ही साफ किया गया था कि आर्टिकल 370 या 2019 में लिए गए फैसलों के ताल्लुक से कोई बात होगी तो वो इस ताल्लुक से कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जहां पर सिर्फ रीजनल या इलाकाई बुनियाद पर चीज़ों का ख्याल रखा जाए या आवाम के जज्बात के साथ इस तरीके से उनके मुताबिक खेलने की कोशिश की जाए। असेंबली से आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। But you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Leave it to me. I am telling you, leave it to the chair. I will take a chair.
take a decision. I will take a decision. जनाब खुर्शीद अहमद शेख खुर्शीद अहमद शेख आपको बोलना है, आपने बोलना है खुर्शीद अहमद शेख साहब। खाना साहब आप तशरीफ रखें। बोलिए खुर्शीद साहब। ये नहीं चलेगा साहब बोलिए। ये नहीं चलेगा। लीडर ऑफ द हाउस में पहले बुलाया गया, बाद में दूसरों को क्यों बुलाया गया? पहले क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? क्यों पहले बोल दिया था, नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहना चाहिए था लीडर ऑफ हाउस बोल दिया था, हम क्यों बोल रहे हैं? है ही नहीं है। जब लीडर ऑफ हाउस बोल फराज साहब आप तशरीफ रखें। फराज साहब आप बैठे अपनी। हाँ खुर्शीद साहब आप बोलिए। अब प्लीज टेक कुर्सी, प्लीज टेक कुर्सी। पहला दिन है, बेमजगी मत करें, ये पहला दिन है। प्लीज टेक कुर्सी। आप तो सीनियर मेंबर हैं। यू कैनॉट डिक्टेट, यू कैनॉट डिक्टेट, लीव इट टू द चेयर ड्यूरिंग एग्जामिन। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी तरफ से आपको मुबारक। जैसा कि हमारे ऑनरेबल मुझे स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे असेंबली है, भले ही हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, मुझे बोलने का हक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको एक यहाँ पर खामोश रहे हैं। एक मिनट आप तशरीफ रखिए, एक मिनट तशरीफ रखिए, एक मिनट तशरीफ रखिए। आप देखिए, आप देखो ना मेरी, आप मेरी बात सुनो। आपको मुझे देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। इस तरह से थोड़ा से हम चलेंगे। सब बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिएगा। नीचे बैठे, आप नीचे बैठे ना, ये भी बैठेंगे। आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठिए, आप नीचे तशरीफ रखिए ना। खामोश रहे ना, आप नीचे तशरीफ रखिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आप ही तशरीफ रखिए। आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुना ना, उधर से ही बोलते हो, मेरी बात भी सुनो। आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एडमिटिंग एनीथिंग। आपने आप देखो कितने लीडर हैं आपके, सुनील जी कितने लीडर हैं? एक आदमी तो बात करे ना, मैं सुनूंगा बात। आप सब बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। कौन सी बात है?
में मेहरबानी करके उसने क्या कहा, उसने क्या लिखा, मेरे पास वो बात आई भी नहीं है। बात आएगी, आई विल एग्जामिन इट। और जो आपके आप बात मत करो ना ज्यादा, आप ज्यादा बातें मत करो ना। मैं अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना, तो वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। गुरेजी साहब तशरीफ रखिए। गुरेजी साहब, मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, सुनने के लिए तैयार नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। उस आंदोलन मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है, मेरे तक पहुंचेगा। एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन, वेयर आई एम मेकिंग वाइज। यदि आंदोलन गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका फलदा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। इस सोलमन ओकेजन पर हमें आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अब तशरीफ रखें, आप टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। गुरशद साहब तशरीफ रखें आप। लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते
स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त दिया है। आप पहले ही दिन अगर आप ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है 5 अगस्त 2019 के फैसलों की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, स्पीकर साहब, आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस की तरफ से एक
साहब अभी 10-15 मिनट के तहत तशरीफ लाएंगे। इस हाउस में अपना खुतबा पेश करने वाले हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मैं नए मेंबरों से गुजारिश करूंगा कुछ सीख के लाए, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहां पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, I will not permit these things. Mind it. I will not permit these things. तो मैं आप ये जानकर इस हाउस का ताल्लुक है, हम 10 मिनट के बाद जब गवर्नर साहब का खुतबा होगा, गवर्नर साहब का खुतबा वो यहाँ पर पेश करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप यहीं पर तशरीफ रखें, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रहा है। मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं, लेकिन गवर्नर साहब जब अपना खुतबा दे देंगे और उनका खुतबा जब मैं यहाँ पर पेश करूंगा उस वक्त मैं 5-10 मिनट आपके ले सकता हूँ। इसलिए मैं उसको एलिजिबल तो करता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तक रखें और गवर्नर साहब ठीक 11:30 बजे यहाँ पर अपना खुतबा पेश करेंगे। लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद धारा 370 का मुद्दा यहां पर उठाया गया था, लेकिन उसके विपक्ष में देखिए किस तरह से विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और जबरदस्त तरीके से इस वक्त विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए अभी फिलहाल विधानसभा का सत्र को स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए, और देखना होगा कि 10 मिनट के बाद एक बार फिर से ये दृश्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि जोरदार हंगामा चल रहा था। तो देखिए फिलहाल विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, लेकिन हंगामेदार रहा। अभी फिलहाल स्पीकर ने 10 मिनट के लिए इसे स्थगित किया है, 10 मिनट ब्रेक लिया है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी संबोधन देखने को मिल सकता है, और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे, संबोधन होगा, तो उसके बाद फिर से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहला सत्र जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जब सत्र शुरू होगा तो किस तरह का यह विधानसभा सत्र रहेगा, जब शुरुआत हुई तो हंगामे से इसकी शुरुआत हुई है। जब यह कॉपी वहां पर पेश की गई, इसमें लिखा गया था कि विद most respect the request that the resolution attached here as A be taken for the discussion. Although the agenda for the House has been finalized, we believe that your authority as Speaker allows the inclusion of this resolution as it reflects the sentiment of people at large. देखिए ये उमर अब्दुल्ला ने भी इस सदन में कहा जब उन्होंने संबोधन किया, लेकिन ये बहुत मामला है और जिस तरह से यहां पे ये शुरुआत हुई और काफी हंगामेदार शुरुआत रही, और इस शुरुआत से ये पता लगता है कि आने वाला समय ये विधानसभा का सत्र जो रहेगा, 5 दिन का जो समय रहेगा, ये काफी हंगामेदार रह सकता है। तो आपको बता दें कि ये पहला दिन विधानसभा सत्र 5 दिन का सत्र रहने वाला है, लेकिन पहले ही दिन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिला। वहीद पर्रा जो है वो रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जिस पर कि ये बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पहले दिन इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। आपको एक बार फिर पढ़ के बताएंगे इस रेजोल्यूशन में क्या कुछ लिखा है। अंग्रेजी में ये पूरा रेजोल्यूशन यहाँ पहुंचा था। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट वी रिक्वेस्ट दैट द रेजोल्यूशन अटैच्ड हियर हैज बीन टेकन अप फॉर द डिस्कशन ऑल्दो द एजेंडा फॉर द हाउस हैज बीन फाइनलाइज्ड वी बिलीव that your authority as speaker allows the inclusion of this resolution as it reflects the sentiments of the people at large. We trust you will give this matter due consideration in view of its significance to people and their sentiments. तो ये तमाम चीजें यहाँ पर इस रेजोल्यूशन में लिखी गई थी और पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिला। अभी फिलहाल 10 मिनट के लिए विधानसभा सत्र स्थगित किया गया है, कहीं ना कहीं एडजॉर्न किया गया है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द। तकरीबन 10 मिनट के अंदर एलजी यहाँ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद एक बार फिर से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 10 मिनट के लिए ये जो विधानसभा सत्र है इसे स्थगित किया गया है। 10 मिनट के बाद
फिर से लिखा है कि जब ये शुरू होगा तो ये स्पेशल स्टेटस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में था, मैनिफेस्टो में था, हालांकि जब सरकार बनी उसके बाद पहली बार उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर अपना प्रस्ताव कैबिनेट से पारित किया था, लेकिन उसके बाद अब ये विधानसभा सत्र जिसका सबको इंतजार था, आज से ये शुरू हुआ, सुबह शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब पहले इंट्रोडक्शन हुई, तमाम वहां पर नेता लोग पहुंचे, विपक्ष दलों के नेता पहुंचे, उसका संबोधन हुआ, मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और साथ ही साथ विधानसभा के स्पीकर को चुना गया। लेकिन उसके बाद जब ये इंट्रोडक्शन इस रेस्टोरेशन को लेकर वहां पर रखा गया, हंगामा देखने को मिला और हंगामे के बीच धक्का मुक्की भी शिकवन देखी गई है, एक दूसरे के साथ जोरदार धक्का मुक्की भी हुई है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये आने वाला संकेत भी है कि जो 5 दिन होंगे वो भी बेहद यहां पर तनावपूर्ण आने वाले समय में हो सकते हैं। हालांकि 10 मिनट के लिए फिलहाल स्थगित किया है, 10 मिनट का समय है। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचेंगे, उनका संबोधन भी होगा, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर वो अपना संबोधन करेंगे और उसके बाद यह देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही आगे किस तरह से चलेगी। क्या 370 को लेकर ही यह विवाद इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, पक्ष और विपक्ष के बीच ये तनातनी देखने को मिलेगी, या फिर इसको ठंडे बस्ते में लेकर चले जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सरकार बनी उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने और फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलना है। अगर जम्मू कश्मीर के विकास या फिर घोषणा पत्र में जो छापी गई चीजें हैं, जो विकासकारी हैं, चाहे वो बिजली, पानी या बाकी अन्य मुद्दे हो, रोजगार का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें तब होंगी जब केंद्र सरकार के साथ तालमेल होगा। हालांकि फिलहाल इस स्पेशल स्टेटस को लेकर यहां पर जो तनातनी गरमाई गई है, वो आने वाला ये संकेत है कि और ज्यादा तनावपूर्ण ये पूरा जो सत्र है ये हो सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर अभी 10 मिनट के बाद जो एलजी मनोज सिन्हा है यहाँ पहुंचेंगे। एक बार फिर से विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, लेकिन आपको बता दें कि जो रेजोल्यूशन यहाँ पर रखा गया है उस पर यह हंगामा शुरू हुआ और खास तौर पर 370 को लेकर जो मुद्दा पहले ही दिन गरमाता नजर आ रहा है, 370 को लेकर साफ तौर से कहा गया कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार यहां पर बनाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है और 29 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर बैठी है। लेकिन साफ तौर से इस रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना गया था अगस्त 2019 में, उसके अगेंस्ट है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया गया है और अभी 10 मिनट के बाद किस तरीके से कार्रवाई शुरू होगी इस विधानसभा सत्र में वो देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से जब कंटिन्यू किया जाएगा तो एलजी मनोज सिन्हा जो है वो फिर से अपना संबोधन सामने रखेंगे, उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा और साफ तौर से ये कार्रवाई आगे शुरू होगी। किस दिशा में ये कार्रवाई जाएगी वो भी अभी कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा, लेकिन अभी पहले दिन का जो ये सत्र था काफी हंगामेदार देखने को मिला। पहले ही दिन धक्का मुक्की की तस्वीरें भी हमने आपको सामने दिखाई और किस तरीके से विधायकों में काफी रोष देखने को मिला। एलजी मनोज सिन्हा कुछ देर में वहां पहुंचेंगे और अपना संबोधन सामने रखेंगे, फिर देखने वाली बात होगी किस दिशा में ये कार्रवाई जाएगी। लेकिन अभी रेजोल्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में ये साफ कर चुकी है कि 370 एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा, 35A को रिपील किया गया है वो भी जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की बात करेंगे, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 370 जो है वो पास्ट है, अब पास्ट कभी वापस नहीं आएगा, ये इतिहास है, इतिहास में ही रहेगा। लेकिन वहीं पर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही कहा है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 370 पास है वो नहीं आएगा, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर वापस मिलेगा। अब ये सही समय कब आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र के पहले दिन देखने को मिला है। बात और भी है कि जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें पीडीपी हो या फिर बाकी अन्य छोटे छोटे दल हो जिनने एक एक दो दो सीटें जीती हैं, हालांकि पीडीपी के पास भी ज्यादा नंबर नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर या वर्तमान में जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। एक वो दबाव है, एक ये दबाव भी है कि मैनिफेस्टो के अंदर
धारा 370 को हटाने का जो फैसला था उसका भी जिक्र किया गया है कि उसकी बहाली फिर से की जाए, वापस लाया जाए, या फिर राज्य का दर्जा हो। ये तमाम मुद्दे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में हैं। तो जाहिर सी बात है, जब प्रमुख 5 मुद्दे होते हैं, जो बड़े 5 मुद्दे होते हैं, जो टॉप प्रायोरिटीज पे होते हैं, अगर वो नहीं उठाए जाते हैं तो फिर विपक्ष जो है वो विपक्ष उन्हें घेरे में ले लेता है। तो यही काम यहां पर पीडीपी भी कर सकती है और अन्य बाकी छोटे दल भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा सत्र शुरू होते ही एक हंगामेदार तस्वीर निकलकर सामने आई। हालांकि संभावनाएं थी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनका कहना था कि हम तालमेल के साथ चलेंगे, इसी तरह से आगे चलेंगे। लेकिन लंबे समय के बाद ये जो एक सुंदर सी तस्वीर लोकतांत्रिक ढांचे के बीच से ये जम्मू कश्मीर से आज निकलकर आई थी, क्योंकि लंबे समय से विधानसभा का सत्र हमने जम्मू कश्मीर में नहीं देखा था। लंबे समय से विधानसभा की शक्ल हमने नहीं देखी थी कि कैसी विधानसभा के अंदर होता क्या है, किस तरह से विधायक अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंचते हैं, वहां पर आपस में चर्चाएं होती हैं, फिर बिल आते हैं, बिलों को पेश किया जाता है, वहां से पारित किया जाता है। ये तमाम चीजें विधानसभा के अंदर होती हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तौर पर, और यही एक प्रक्रिया रहती है आम लोगों तक हर वो सहूलियत पहुंचाने में जिससे भी उनको दिक्कत होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़े अंतराल के बाद, लगभग 6 वर्षों के बाद, 2018 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार गिरी थी। उस समय के बाद यहां पर विधानसभा की शक्ल तक नहीं देखी थी, तस्वीर तक नहीं देखी थी। लेकिन लंबे समय के बाद जब आज ये विधानसभा का सत्र, इस सरकार का पहला ये सत्र था, अभी सरकार बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ इस सरकार को बनाया गया है। लेकिन अब जब ये पहला दिन था, पहले दिन की पहली तस्वीर भी आपको हमने सबसे पहले दिखाई थी, और ये आपने जेके मीडिया नेटवर्क पर सबसे पहले देखा था, जिसमें आपने देखा कि पहले कैसे वहां पर नेता प्रतिपक्ष पहुंचे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जो प्रोटीम स्पीकर बनाया गया था उनके पास पहुंचे, और उसके बाद आज जो नए स्पीकर हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से उनका चुनाव होता है, और वो उनका चुनाव हुआ, ध्वनिमत से उनका चुनाव हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना पदभार संभाला। ऐसा लगा कि ये विधानसभा सत्र ऐसे ही आगे चलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कर्रा की तरफ से इस प्रस्ताव को रखा गया, या फिर ये इंट्रोड्यूस किया गया, धारा 370 जो स्पेशल स्टेटस था उसको लेकर बात की गई, तो एकदम से हंगामा इतना जोरदार उठा कि ऐसी तस्वीर हमने पहले कभी देखी भी नहीं होगी, एक दूसरे पर हाथापाई हुई। लेकिन गनीमत यह रही कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, वहां पर जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने इस हंगामे को मौके पर रोक दिया। और इतना ही नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला को भी वहां पर मध्यस्थता करनी पड़ी, बीच में आए, उन्होंने इस हंगामे को रोकने की कोशिश की, उसके बाद संबोधन किया। लेकिन उसके बाद तुरंत विधानसभा के जो इस वक्त नवनियुक्त स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि अगले 10 मिनट तक हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें इसको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जब एलजी वहां पर पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा में, तो एलजी का संबोधन होगा। उस संबोधन में ये देखना होगा कि क्या कुछ खास बातें उनकी तरफ से रखी जाएंगी, और आगे की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो वो कैसा रहेगा। हालांकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस, जो सरकार इस वक्त है,
the spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. It is a privilege to witness the restoration of this august house, which once again reflects the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. One of the most encouraging aspects of 2024 elections was the high voter turnout, reflecting the enduring faith of the people in democratic processes. The high turnout, particularly in regions that traditionally could not participate fully because of a vociferous minority sympathetic to separatist sentiments, indicates that the people of Jammu and Kashmir continue of immense pride, as it has not only for me personally. There is a moment of huge satisfaction when I assumed the responsibility of leading the administration 4 years ago. My foremost priority was to hold assembly elections so that there is an elected government. With the support of our political leaders, civil administration, security forces, Election Commission of India, and most importantly the people, we have successfully achieved this victory. This accomplishment is a matter of great satisfaction as I look forward to work together with you all for strengthening the democratic institutions and providing the people the governance and the future they deserve. Our people now look up to the government with many hopes and expectations. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. The aspiration for a return to the statehood remains strong. Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to restoring statehood, which has been a source of rekindled hope and reassurance for the people. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement of full democratic governance. My government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be a befitting reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and the expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It will work relentlessly on the three principles of economy, ecology, and equity that will shape our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Jammu and Kashmir is growing at an annual growth rate of about 7%. My government is committed to give push to this trajectory of growth and create more avenues of employment through policy interventions and infrastructure development. My government will also work on various reforms to strengthen the fiscal position of J&K. Huge natural resources endowed in J&K will be sustainably developed without harming our ecosystem that will ensure protection of these resources. Further, every section as well as every region of J&K will be treated equally and developed for ensuring inclusiveness and equity for balanced development, which will be a solemn and sacred commitment of my government. I believe that the new legislators, the administration, and all other stakeholders will work together to handle the challenges before us for a better and prosperous society. My government is committed to decision-making that will be marked with transparency and accountability for ensuring efficient and effective use of resources with justification. This policy will be applied rigorously by my government to ensure integrity in public life. Any inefficient use or misallocation of resources will be re-examined and necessary course correction will be undertaken to ensure that the benefits of every penny are fully harnessed
by the people of Jammu and Kashmir. My government will invest in building capacities of the youth for their gainful employment and will also foster their entrepreneurial capacity. The expectations of the people for improved living facilities like roads, public transportation, electricity, drinking water, sanitation, schools, healthcare facilities, healthy and congenial environment, internet connectivity, etc., which enable them to lead a happy life, will also be fulfilled. Connectivity is crucial for the economy. While improvements have been made in the road network, more efforts are required to connect the remaining inaccessible areas. My government will fully leverage funds from centrally sponsored schemes like PMGSY and NABARD funded programs to realize the vision of connectivity, every habitation with a road. Implementation of major ongoing connectivity projects will be fast-tracked by facilitating acquisition of land, forest clearances, and removal of encroachments. Ongoing expressway, national highway, and ring road projects for Jammu and Srinagar cities will be speeded up for their early completion. Work on the upgradation and consolidation of the Jammu-Rajouri-Punch National Highway will be expedited for its early completion. New national highway projects will be taken up with the central government to improve connectivity to remote and backward pockets to accelerate economic growth. Connectivity of rail to the valley, which will be a reality soon, will be a turning point for economic development and prosperity. Night landing facilities at Jammu and Srinagar airports will further enhance connectivity and boost the tourism sector further. My government will take all necessary measures to ensure that the development dividend of these initiatives reaches the remotest pockets and uplifts their lives and livelihood. My government will pursue implementation of projects for rail connectivity to important unconnected areas, including the border districts of Rajouri and Punch, with the Government of India. My government is committed to provide 200 units of free electricity to deserving households, for which modalities are being worked out. J&K is endowed with abundance of water resources that are yet to be harnessed fully. My government is committed to harnessing their full potential so that their economic dividend enhances people's lives and J&K financial position. My government will seek the support of the Government of India for a significant leap forward in our energy sector. Completion of 4 mega hydroelectric power projects with sanctioned capacity of 3,014 megawatts will be expedited for doubling the hydropower generation capacity by 2026 to not only make J&K self-sufficient in power, but also to enable us to generate revenue from these vital green resources. Another 4 mega hydroelectric power projects of 1,818 megawatts will be followed rigorously to get the work on these power generating projects started. The Rangarajan Committee report, crafted under the guidance of former RBI Governor Dr. C. Rangarajan in 2011, recommended a roadmap for creating jobs and enhancing economic growth in Jammu and Kashmir. My government will pursue the implementation of the report with the Government of India to address structural issues in the economy, support skill building initiatives, and stimulate inclusive growth. Effective collaboration with the Government of India would be essential to mobilize resources, funding, and requisite support necessary for realizing many of these reforms. My government will solarize all government buildings with a tentative cumulative capacity of 300 megawatts under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. 84,000 households will be solarized initially. Small hydropower projects will also be given the required focus to harness their full potential. My government is committed to providing free, clean, and safe drinking water to all. To achieve this, 3,256 water supply schemes at an estimated cost of more than rupees 13,000 crore are under execution, which will provide functional household tap connections to all the 19.27 lakhs rural households. This will be completed by March 2025. For quality assurance of drinking water, NABL accredited labs will be established at appropriate levels.
Tourism sector is a major pillar of the economy of J&K, which can boost various services and industrial sectors like transport, hospitality, horticulture, and small-scale industry, thereby generating incomes and job opportunities for the local population. My government will ensure that all benefits are extended to the tourism sector as an industry. This will ensure that this sector witnesses a requisite growth in investment for improving tourism infrastructure and services. My government will focus on enhancing the quality of tourist experience and devise appropriate interventions to manage the tourist inflow. Concerted efforts will be made for accelerated development of new tourist destinations both in Kashmir as well as Jammu, so that the immense untapped potential of our beautiful landscape is harnessed for improving the experience of the tourists and lives and livelihoods of the locals. Work on Tavi Barrage project, an artificial lake, is also in full swing and likely to be completed soon, which will enhance tourism potential of Jammu city. The upcoming railway connectivity to Kashmir is expected to be fully operational soon, provide a significant boost to tourism in both Kashmir and the Pir Panjal region. JK Industrial Policy 2021-30 has been notified for encouraging private investment and to boost the industrial sector. New central sector package of rupees 28,400 crores is also available for encouraging new investments. My government will ensure that the requisite infrastructure for the development of industrial units is made available on priority. Subsidized industrial land is transparently allotted and it actually translates in attracting new investment, creating employment opportunities for the locals, develop backward regions and expand existing industrial units. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution for reviewing the J&K Industrial Policy 21-30 to achieve this objective. My government will develop 46 new industrial estates with all the modern facilities to attract industries and enhance job opportunities. These new initiatives will spur employment, avenues and enhance economic growth. Further focus will also be on development of industrial parks or clusters to provide shared facilities and resources, making it easier for small and medium enterprises to thrive. A suitable procurement policy to further support the MSMEs will also be introduced. Reform process will be further strengthened for ease of doing business. My government will promote circular economy by encouraging industries to adopt sustainable practices and technologies that minimize environmental impact and waste. Agro-based industries will be developed to utilize local resources sustainably. Handloom and handicraft sector will be given impetus, including through e-commerce platforms, to increase the production and exports. GI tagging of crafts will be promoted to provide them markets at world level. My government will continue supporting local artisans by providing them with better and credit to promote traditional craft, besides facilitating marketing of local products through trade fairs, exhibitions and online platforms. Srinagar was designated a UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art in 2021. This recognition acknowledges Srinagar's rich heritage and excellence in crafts, particularly its world-renowned Kashmiri handicraft. As part of UNESCO's Creative Cities Network, Srinagar joined a select group of cities worldwide recognized for fostering innovation and creativity as strategic factors for sustainable urban development. My government is committed to providing state-of-the-art healthcare facilities to the citizens of Jammu and Kashmir. Healthcare facilities and services in rural areas focusing on maternal and child health will further improve. Critical care blocks will be established in districts for strengthening of emergency services. The healthcare sector in Jammu and Kashmir is set to undergo significant advancement as the government prioritizes the expansion of medical education and health services. This initiative aims to enhance the quality of accessibility of healthcare for the people of the region. The government will focus on increasing MBBS,
PG and nursing seats and will add new tertiary care services and advanced courses for strengthening the healthcare facilities at tertiary level. It is committed to enhancing the healthcare landscape in Jammu and Kashmir by focusing on two crucial aspects: attracting the best medical professionals to newly established institutions and addressing the challenge of brain drain from the region. This approach aims to build a sustainable and high-quality healthcare system that meets the needs of the population. My government will focus on strengthening primary healthcare services for making available medical treatment and drugs at the grassroots level. Preventive diagnosis screening will be carried forward for timely diagnosis of the non-communicable diseases and their treatment. Universal health coverage will be carried forward with better services for the benefit of common masses. My government will create the Chief Minister's Medical Trust for providing financial assistance to the needy for terminal diseases like cancer, heart and kidney transplant. Facilities for dialysis will be created at sub-divisional level to meet the rising need for it in recent times. The drug maniac in J&K represents a complex challenge intertwined with the socio-economic factors and historical context. Drug abuse in J&K has risen over the past decade, particularly affecting the youth. While efforts have been made to combat this issue through law enforcement and rehabilitation initiatives, the problem continues to remain a challenge. The overarching goal is to not only reduce drug dependency in J&K, but also to create a robust system that addresses the root causes of drug abuse and fosters a supportive environment for rehabilitation and reintegration. By integrating law enforcement with community-based prevention and mental health services, my government is committed to building a healthier, drug-free future for its citizens by leading a war against drug abuse. My government is aiming to transform J&K into an educational hub, focusing on attracting investment and employment opportunities. The establishment of IIT Jammu and IIM Jammu marks a significant milestone in the advancement of higher education in Jammu and Kashmir. These premier institutions are set to play a transformative role in nurturing talent, fostering innovation, and driving economic growth in the region. Additionally, the upcoming operationalization of the Srinagar campus of IIM Jammu from its dedicated building will further enhance access to quality management education in this region. Infrastructure of colleges and universities will be strengthened besides providing adequate manpower. Research facilities for faculty and students will be focused as part of National Education Policy 2020. Innovation, incubation and entrepreneurship will be encouraged, inculcating startup culture among the students. My government recognizes the importance of digital learning tools such as smart classrooms to support a modern student-centric educational environment. It will implement innovative initiatives of National Education Policy 2020 aimed to create a learner-centric, inclusive and future education system to ignite the young minds with creative potential for their holistic development and self-realization. This will equip the students with the necessary competencies to thrive in the rapidly changing global landscape. Basic infrastructure in the schools will be further strengthened and management of the schools will be strengthened through cluster management. Evidence-based approaches to learning will be encouraged for enhancement of learning outcomes at all levels. Policies and programs specifically aim at ensuring access to quality education for girls, differently abled children, and other marginalized communities will be devised. Vocational labs will be established in all higher secondary schools. Total tinkering labs, ICT labs, innovation labs, smart classrooms initiatives will be further promoted for developing skills of the students. Student health will be given priority and regular health checkups will be carried out to address nutritional and health concerns. My government will strive to create world-class sports infrastructure
to promote sports activities and to tap the constructive and creative energy of the youth in sports optimally. Holistic development of youth will be focused on to prevent youth from falling prey to anti-social activities and drug menace. My government will provide opportunities, facilities and counseling to increase the women's participation in games. Women athletes have secured medals and appreciations at national and international level in the field of football, martial arts, etc., which will be promoted further. My government will lay emphasis on organizing national and international sports events to showcase the talent of youth of Jammu and Kashmir and highlight the region's potential at national and international level. Agriculture and allied sectors constitute the backbone of Jammu and Kashmir's economy, engaging half of its workforce. JNK has 13 lakh farmer families with sustainable percentage belonging to economically weaker and marginal sections. My government is committed to promote farmers' welfare and enhance their income through transformative initiatives that promote a sustainable, organic, regenerative and holistic practice for profitable agricultural economy. Implementation of the Holistic Agriculture Development Program featuring 29 comprehensive projects spanning agriculture, horticulture and livestock, related modernization and innovation will be brought in, deep value chains will be developed, competitive advantages will be harnessed and climate resilient and sustainable agriculture will be promoted. These initiatives will result in increased seed replacement rate, creation of adequate storage, doubling of silkworm seed production, cash crop diversification, saffron, medicinal and aromatic plant cultivation, self-reliance in vegetables, oil seed production, creation of FPOs, increase in honey milk, mutton, poultry, mushroom, fodder and millet, and nutty cereals production. Further clusters will be developed for milk, vegetables, meat, basmati, walnut, cherries, and trout, etc. Through this program, my government will create about 3 lakhs jobs and 19,000 additional enterprises. Spurious seeds, fertilizers, and pesticides are a menace threatening both our agriculture and horticulture, as well as our ecology. Apart from upgrading and expanding the testing infrastructure, the available testing infrastructure will be fully utilized to ensure that quality agri-chemicals only are used as inputs and strict legal actions will be taken against the peddlers of these spurious inputs. My government will also promote modern farming techniques such as precision agriculture, drone technology and data analytics to enhance crop management, advanced irrigation system including drip and sprinkle irrigation alongside micro irrigation technologies will be promoted to optimize water uses. High yielding and disease resistant seed varieties coupled with organic farming practices will be promoted to improve soil health and minimize chemical use. High density plantations will be supported along with the development of cold storage facilities and transportation network to minimize post-harvest losses. Additionally, my government will enhance access to affordable agricultural credit with a fully online end-to-end credit package, comprehensive crop insurance schemes for both agriculture and horticultural crops will safeguard farmers against climate-induced risks and other unforeseen challenges, providing them financial security during adverse conditions. To further support farmers, the government is establishing a network of 2,000 Kisan Khidmat Ghars across Jammu and Kashmir, which will offer a single window system for all agricultural services at the community level. My government will establish one primary agricultural credit society PACS in each panchayat so that it operates inclusively and support local economy. Artisans and weavers will be covered under credit card schemes with an attractive interest subvention of 7% for a period of 5 years. Efforts will be made to further enhance the irrigation facilities for agriculture and horticulture. My government will propose new projects under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Har Khet Ko Pani. Substantial irrigation
substantial irrigation potential will be created. Work on Sahapur Kandi Dam project is in full swing, and JNK is expected to get 1,150 cusecs of water from the Ravi River. This initiative will be followed rigorously so that the farmers get benefited. Urbanization is a very powerful engine of economic growth and social progress. Comprehensive urban planning framework that incorporates sustainability, cultural heritage, and environmental considerations will be developed by my government to harness full potential of this powerful force. Urban local bodies will be further empowered to take decisions that reflect community needs and priorities. My government will strive to develop and enhance basic urban infrastructure with focus on strengthening governance at grassroots to closest to the citizen, making them instrumental in planning and delivering various services which the people in urban areas aspire for. Better service delivery and timely disposal of 40 online urban services will be ensured, and these will be integrated with single window portal. All efforts will be made to further improve quality and number of services. Intelligent traffic management system will be strengthened. Sustainable and eco-friendly public transport systems, including electric and water transport, will be promoted. Solid and liquid waste management system will be strengthened to make UT environment friendly and pollution-free. Affordable housing will be made available to the citizens of the society. Preservation and conservation of water bodies is a top priority. Conservation of Dal Lake, Nagin Lake, and pollution alert abatement of various rivers, along with development of eco-friendly and sustainable tourist villages in the surrounds will be taken up on priority. My government will ensure implementation of all the rural houses sanctioned under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Left but deserving families will also be supported with housing assistance. Government will ensure 100% convergence for making available PMAYG houses with all basic amenities, besides conducting 100% social audit of all PMAYG housing units. My government will expand and streamline the social assistance programs for vulnerable groups, including the elderly, disabled, underprivileged, downtrodden, backward, and vulnerable sections of the society and low-income families. Women empowerment is one of the priority areas of the government, for which various projects and schemes will be further strengthened, which will enable them to secure education, health, and nutrition, skill development, and employability to attain economic independence. For empowering marginalized communities, the reservation benefits have been extended to economically weaker sections, OBCs, Valmikis, Pahadis, Padris, Kolis, Gadda Brahmins, etc. And Forest Right Act 2006 has also been made operational. The government will also take major initiatives for welfare of scheduled tribes in the areas of health, education, skill development, culture, literature, infrastructure development, and livelihood, besides granting forest rights to the tribal community. The Tribal Research Institute building and TRI hostel at Khimbar, Srinagar will also be made functional for the welfare of scheduled tribe population. More transit accommodations will be established for nomadic tribal population, which includes accommodation for 150 to 200 families, community kitchens, medical dispensaries, veterinary dispensaries, community toilets, and livestock yards. 302 villages will be developed under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in JNK, where under milk villages, mini sheep, goat farms, dairy units, beekeeping units will be established for ST beneficiaries to improve their living standard. For preservation of natural resources and greenery, various eco parks and green patches will be developed in each urban local body. My government will make efforts to complete second phase of Jammu Zoo at the earliest by adding more closures. Infrastructure at wetlands like Harana, Hokasar, and Salabhu and Salabagh will also be developed for promotion of ecotourism. Government will focus on conservation and regeneration of water lake to enhance the livelihood of local people through ecotourism.
All the vacancies in the government sector will be identified and filled up on fast-track basis. My government is committed to expedite the process of compassionate appointments as well. My government is well aware that entrepreneurship landscape in J&K is diverse with 94% micro enterprises which are facing challenges at various levels to be competitive. My government aims to revitalize this sector for creating employment opportunities for the youth through proper policy interventions and business support system up to the grassroots level. Suitable interventions for developing a skilled workforce equipped with 21st century skills, ensuring equitable distribution of economic benefits, especially for women, youth, and marginalized community will be put in place. Financial support through various self-employment schemes will be further strengthened for enabling youth to undertake self-employment ventures. Outreach and counseling activities will be conducted for aspiring job seekers through model career centers. My government will make efforts to rehabilitate Kashmiri migrants back into the valley with dignity, for which safe and secure environment will be created. Work on transit accommodation projects for Kashmiri migrants employees will be speeded up for providing them suitable accommodation at designated places. Technology will be used for facilitating promotion of peculiarities of local culture, architecture, art, literature and languages through a robust digital platform. Historical monuments, sacred places and heritage sites will be revived, restored and preserved through a value-based approach. My government will augment support for development and promotion of traditional crafts and arts with global marketing efforts for ensuring sustainability. For ensuring transparency and accountability, technology will be used fully. More services will be added to already 1,140 online services that are available. Grievance redressal mechanism will be further strengthened to ensure accountability, transparency and fairness in service delivery. Panchayat Raj institutions and urban local bodies will be strengthened by conducting elections at all levels for ensuring people's participation in the decision making. Jammu and Kashmir is at a pivotal moment in its history, standing on the threshold of a transformative era filled with immense promise and opportunity. This transformation is not merely a governmental endeavor. It is a collective journey that calls for unity and shared purpose across all communities, institutions, and sections of society. Today, as we embark on this journey, I call upon each one of you to play an active and committed role in building a prosperous, inclusive, and forward-looking Jammu and Kashmir. This should be done with unity of purpose and commitment to uplifting the lives of the people of Jammu and Kashmir without any occasion for partisanship of any hue. Our goal is Jammu and Kashmir, where every individual has the opportunity to thrive, where prosperity is shared, and where every citizen can reach their full potential. Together, let us work to create a society where economic growth is inclusive, where social harmony prevails, and where opportunities are abundant for all, regardless of background. A prosperous and vibrant Jammu and Kashmir is within our reach, and it is up to each one of us to contribute to this historic transformation. In unity and shared purpose, let us move forward with hope and determination for building a brighter future for all of Jammu and Kashmir. Thank you. Jai Hind. ऑनरेबल स्पीकर सर, राष्ट्र साहब, पहले तो तहे दिल से आपको मुबारक है। और जैसा उमर साहब